सो हे एवरीवन, दिस इज उत्कृष्ट उपाध्याय और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बेस्ड है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है डीएसएसबी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। आप सबको पता होगा कि इस साल डीएसएसबी का एग्ज़ाम होने वाला है और आपको एग्ज़ाम कैलेंडर भी डीएसएसबी का आ चुका था लास्ट ईयर दिसंबर में। और उसमें सारी डिटेल बताई गई थी कि कब पीआरटी का एग्ज़ाम होगा, कब पीजीटी का एग्ज़ाम है, कब टीजीटी का एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे बच्चों ने तो अपनी तैयारी शुरू कर ली होगी, बट मेरे पास बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि हमें अपनी तैयारी को शुरू कैसे करना है या क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसके बारे में, वो उन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। यानी जो दिल्ली में अगर आपको सरकारी प्राथमिक शिक्षक की नौकरी चाहिए, आपको उसकी नौकरी करनी है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है, क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह है, ये सारी चीज़ें लगभग आप अब तक जान चुके होंगे, आपने पता कर ली होगी, या नहीं भी की है तो डोंट वरी। इस वीडियो में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ये जो वीडियो है वो इस बारे में होगी कि हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है, यानी वो कौन सी एक चीज है जहां से हम उसको शुरू कर सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये डाउट है, यानी यार स्टार्ट कहाँ से करें, हम शुरू कहाँ से करें अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है, तो वही चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बारे में, डीएसएसबी पीआरटी के बारे में, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सोर्स ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपको शायद पता होंगी, बट फिर भी एक बार हम वीडियो में ही स्टार्टिंग में ये सारी चीजें डिस्कस जरूर करेंगे, ताकि अगर कोई ऐसा भी है जिससे ना पता हो तो वो सारी चीजों को समझ सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली में एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये दिल्ली में एग्जाम कंडक्ट कराती है आपके प्राइमरी टीचर्स के लिए भी, और बहुत सारी दिल्ली की पोस्ट हैं जिनके लिए डीएसएसबी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। सिर्फ टीचर की ही नहीं, और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं दिल्ली में जो जिसके लिए जो एग्जाम है वो डीएसएसबी करवाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं दिल्ली में जो पीआरटी का स्कूल है, पीआरटी के जो स्कूल हैं वो दो संस्थानों के अंदर आते हैं। एक है डीओई और दूसरा है एमसीडी। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। इसके बारे में भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक रफ आइडिया आपको पता होना चाहिए कि आपको जो पीआरटी का एग्जाम देना होगा वो डीओई का एग्जाम अलग से देना होता है और एमसीडी का एग्जाम अलग से देना होता है। ठीक है, हालांकि दोनों का सिलेबस और पैटर्न वगैरह सारी चीजें सेम है, बट एग्जाम आपके दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों ही पीआरटी पोस्ट के लिए होते हैं। ठीक है, आपको फॉर्म भी दोनों का अलग अलग भरना पड़ेगा और परीक्षा आपको दोनों देनी होगी, और एक बार में आप दोनों एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप किसी एक एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, और मतलब आप दोनों एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, आपने डीओई का एग्जाम दिया और एमसीडी का एग्जाम दिया और आप दोनों में सेलेक्ट हो गए हैं, तो आपको कोई एक जो इसमें से है जॉब आपको चुननी होगी, या तो एमसीडी की जॉब चुननी होगी या फिर आप डीओई में एक जॉब कर सकते हैं। हालांकि जो डीओई की जॉब्स होती हैं उसको ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि एमसीडी की कुछ एक दो कमियां हैं, जैसे उनकी सैलरी वगैरह लेट आती है या इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो डीओई ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। हालांकि आपको एग्जाम दोनों ही देने होंगे और दोनों देने भी चाहिए, क्योंकि दोनों ही पीआरटी के लिए एग्जाम आपके होते हैं और इनका पे ग्रेड वगैरह सब कुछ सेम है। तो ये थी इसकी बात। अब अगर हम बात करें डीएसएसबी पीआरटी की एलिजिबिलिटी की, कि आपको क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास क्लास 12th होना चाहिए। ठीक है, क्लास 12th आपने कर रखी हो, साथ के साथ आपने कोई भी 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो, जैसे डीएलएड हो गया, बीटीसी हो गया, डीएड हो गया, बीएड हो गया, बीएलएड हो गया। ठीक है, इस तरह का 2 साल का कोई डिप्लोमा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, अभी कुछ टाइम पहले ही दिल्ली सरकार का गजट आया हुआ है, जिसमें अब आने वाले जो एग्जाम्स हैं डीएसएसबी पीआरटी के, उसमें बीएड भी लागू हो चुका है, यानी बीएड भी जिन्होंने बीएड कर रखा है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और साथ के साथ यहाँ पर जो डिप्लोमा वाले बच्चे थे उनके लिए एक कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, बट हाँ, बीएड वालों को ये अपॉर्चुनिटी अब मिल रही है। तो जिनके पास बीएड है वो भी अब पीआरटी में, डीएसएसबी पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले सिर्फ केवीएस ऐसा संगठन था जो बीएड वालों को अप्लाई करने का मौका देता था। ठीक है, तो अब डीएसएसबी में भी आप जो बीएड वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए। और इसके साथ साथ आपको सीटेट का एग्जाम भी आपने क्वालिफाई कर रखा हो, पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 इज सफिशिएंट फॉर पीआरटी। मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए जनरल के लिए, और जो अदर कैटेगरीज हैं उनको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं डीएसएसबी पीआरटी के एग्जाम पैटर्न की, कि आपका जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो सबसे पहले जो आपका टोटल पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है। हालांकि ये चीजें आपको शायद पता हुई हो, बट एक बार फिर से आप इसको ध्यान से सुन लीजिए।
जो आपका टोटल पेपर है वो 200 मार्क्स का है, जिसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। ठीक है, पार्ट ए जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है और पार्ट बी भी आपका 100 मार्क्स का होता है। पार्ट ए में आपके सारे सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं और पार्ट बी में भी आगे जो पेडागोजी वगैरह है वो सारी चीजें पूछी जाती हैं, ये अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बोथ पेपर में आपको 40 मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, मिनिमम अगर आपके पार्ट ए में 40 नंबर आ रहे हैं कम से कम, तभी आपका पेपर आगे चेक होता है, आगे उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, हालांकि टोटल जो मार्क्स है ये 100 मार्क्स है और इस यहाँ पर मिनिमम मार्क्स का ऐसा कुछ क्राइटेरिया होना मतलब है नहीं, आपको मैक्सिमम मेरिट बनती है तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके नंबर लेके आने होते हैं। टोटल टाइमिंग जो आपको मिलेगी वो 2 घंटे की मिलेगी, यानी 120 मिनट का टाइम आपके पास होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके 200 क्वेश्चन होंगे और आपको टाइम सिर्फ 2 घंटे का मिलता है, 120 मिनट का। और सिर्फ डीएसएसबी एक ऐसा एग्जाम है टीचिंग का जहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, या फिर आप कह लीजिए 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है। ठीक है, एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन है और सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 200 नंबर का आपका एग्जाम है और कम से कम आपको 135, 140, 130 इतने मार्क्स आपको लेकर आने होंगे, तब आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं 200 में से। ठीक है, और ये लाना काफी मुश्किल भी है कि इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होती हैं। उसके बाद अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो जो पार्ट ए है, पार्ट ए में आपके 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, ये पार्ट ए का सिलेबस है, जिसमें पहला आपका जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि बिग 20 मार्क्स का होता है। फिर मैथमेटिक्स है जो वो भी 20 मार्क्स का। उसके बाद आपके आते हैं लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, जो 20 मार्क्स की होती है, यानी टोटल 50 मार्क्स की 40 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है, तो ये 5 पार्ट हैं सब्जेक्ट में आपके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस। इसमें आपका करंट अफेयर, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसके बाद आता है, तो ये टोटल 20-20 मिलाकर आपका 100 मार्क्स हो जाता है पार्ट ए। ठीक है, पार्ट बी का जो सिलेबस है, पार्ट बी में आपको पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह देखने को मिलता है, बट डीएसएसबी ने इसका जो सिलेबस है वो क्लियरली डिफाइन नहीं कर रखा। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी चीजें पूछ लेते हैं, इसको उन्होंने बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर रखा। हालांकि इसमें ज्यादातर चीजें जो पूछी जाती हैं वो साइकोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और ये जो सारे कॉमन टॉपिक्स हैं आपके, और टीचिंग प्रोसेस से रिलेटेड, इंडियन एजुकेशन की हिस्ट्री से रिलेटेड, फिलोसफी से रिलेटेड, यानी एनआईओएस की बुक से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मतलब कुल मिलाकर जो भी पेडागोजी और वो सारी चीजें टीचिंग से रिलेटेड, जो भी आप अपने डिप्लोमा में या बीएड में ये सारी चीजें पढ़ के आए हैं, वो सारी चीजें, वो उसमें से कुछ भी आपका यहाँ पर पार्ट बी में पूछ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डीओई है उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखे जाते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन देखे जाते हैं। वहीं जो एमसीडी का एग्जाम है वहाँ पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखे जाते रहे हैं अब तक। तो पार्ट बी का जो सिलेबस है वो आपका डिफाइन नहीं है, बट हाँ ये कुछ चीजें हैं जो उसमें पार्ट बी में आपकी पूछी जाती रही हैं पिछले सालों में। ठीक है, बट आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट बी की जो तैयारी है वो यहाँ पर हम अपने चैनल पे भी जरूर करेंगे। यहाँ पर सारी साइकोलॉजी, पेडागोजी, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल से ही आपके यहाँ पर क्लासेस मैं शुरू कर दूंगा, जहाँ पर एक पेडागोजी मास्टर सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें सारी पेडागोजी एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि डीएसएसबी के एग्जाम के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी उसमें आगे आने वाले 1-2 महीनों में हम कवर कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हम आगे यहाँ पर चैनल पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ सोर्सेज ऑफ स्टडीज क्या हो सकती हैं आपके पढ़ने के लिए, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर पीवाईक्यूज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब जब आपके पास सिलेबस भी डिफाइन नहीं है पार्ट बी का कि आपको पढ़ना क्या है, ये उन्होंने बता ही नहीं रखा, तो वहां पर पीवाईक्यूज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि पिछले सालों में क्या वो चीजें थी जो पार्ट बी में पूछी गई, उसी बेस पे आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए कि हाँ भाई पार्ट बी में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आए, या इस तरीके की चीजें एग्जाम में ज्यादा पूछी जा रही हैं, तो हाँ मुझे ये चीजें करनी है। तो वो सारी चीजें हमने एनालाइज करके रख रखी हैं, और जो पेडागोजी मास्टर सीरीज है हम उस पे ही उसको टारगेट करेंगे, और सारी चीजों को, पेडागोजी की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारे आगे आने वाले दिनों में हम यहाँ पर क्लासेस करके उसको पूरा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट की जो पार्ट ए है, जिसमें हमारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस हो गया या जो भी अलग अलग चीजें हैं, मैथ्स हो गई, हिंदी हो गई और रीजनिंग हो गया, तो इनकी तैयारी आपको अलग अलग से, अलग अलग किताबों से करनी होगी। ठीक है, रीजनिंग आप कहीं से पढ़ रहे होंगे किसी किताब से, इंग्लिश, हिंदी
में मेनली आपका ग्रामर पोर्शन आता है। ग्रामर बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें ग्रामर से रिलेटेड, तो वहां पर उसको आपको अलग से तैयारी करनी होगी। तो इसके लिए आप कई बार अलग अलग कोर्सेज भी देख सकते हैं या यूट्यूब पर आप तैयारी कर सकते हैं। मतलब आपको कुल मिलाकर अपने सोर्सेज को इकट्ठा करना होगा, और यहाँ पर सिर्फ एक सोर्स से आपका काम नहीं चलेगा, आपको अलग अलग जगह से चीजों को इकट्ठा करके और उसको पढ़ना होगा। ठीक है, अब हम फाइनली बात करेंगे कि एक जर्नल अप्रोच क्या होनी चाहिए, कि कैसे आपको स्टार्ट करना है अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम आता है किसी भी एग्जाम को टारगेट करते वक्त, तो आपको सबसे पहले उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि मैं जिस एग्जाम को टारगेट करना चाहता हूँ, क्या मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पता है। अगर मैं डीएसएसबी एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ कि मुझे डीएसएसबी एग्जाम की तैयारी कहाँ से शुरू करनी है, तो क्या मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता है डीएसएसबी के बारे में। जैसा कि मैंने अभी पिछले यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कस किया कि क्या एग्जाम है, कैसे उसके एग्जाम होता है, किस मोड में होता है, या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है। सिलेबस को एक अलग वीडियो में हम पूरा डिटेल सिलेबस जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मतलब पहली चीज जो आती है वो पहली चीज ये है कि आपको उस एग्जाम के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो माइंड में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है आपके पास एक अप्रोच स्टार्ट करने का, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता हो जो भी एग्जाम आप टारगेट करें। सो कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। उसके बाद आता है सिलेबस। ठीक है, जब आपको सारी चीजें उस एग्जाम के बारे में पता है, ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन से आप अवेयर हैं, देन आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा। तो अब आपको मान लीजिए डीएसएसबी एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है, तो क्या अब आपने सारा जो सिलेबस है डीएसएसबी का, चाहे मैथ्स का सिलेबस हो, चाहे रीजनिंग का सिलेबस हो, चाहे हिंदी सिलेबस हो, चाहे इंग्लिश का सिलेबस हो, क्या चीजें उसमें आ रही हैं, क्या चीजें पूछी जा रही हैं। पार्ट बी का मान लीजिए सिलेबस डिफाइन नहीं है, बट क्या वो चीजें हैं जो उसमें पिछले सालों में पूछी गई हैं, क्या ये सारी चीजों को आपने देख लिया, क्या उसको एनालाइज कर लिया। तो दूसरा स्टेप आपके पास क्या होना चाहिए कि जो भी सिलेबस है उसको आपको अच्छे से एनालाइज करना है, और उसको एक जगह नोट करके रख लीजिए, अपने सामने रखिए, आपके पूरी प्रिपरेशन के दौरान वो चीज आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, सारी इन्फॉर्मेशन उस एग्जाम से रिलेटेड आपके पास हो, आप अवेयर हो। दूसरी चीज, आपके पास उसका सिलेबस होना चाहिए, आपको उसको एनालाइज किया होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आता है, जब आपको सिलेबस पता चल गया तब आपको अपने सोर्सेज को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, आप अपने सोर्सेज को ढूंढ लेना है, उसको फाइंड कर लेना है। क्योंकि सीटेट एग्जाम जो आपने पिछला दिया होगा, तो सीटेट एग्जाम में क्या होता था, बहुत ही डिफाइन सिलेबस है, बहुत छोटा सा सिलेबस है जिसको आप बहुत आसानी से एक जगह से कवर करके अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। बट अगर बात करें हम डीएसएसबी, केवीएस, इन सारे एग्जाम्स की, तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो इतना डिफाइन, इतना छोटा नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और कहीं एक जगह आपको इसका सोर्स नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि मतलब यूट्यूब पे भी आपको फ्री में इतना कंटेंट नहीं मिलेगा कि कोई टीचर हो जो फ्री में आपको सारी तैयारी करा रहा हो। बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग मिल सकते हैं। तो मतलब आप अपनी सुविधा के अनुसार उस चीज को देख लेंगे कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, या कौन से चैनल से पढ़ना है, कौन से टीचर्स हैं, कौन सा कोर्स आप बाय करेंगे। कुल मिलाकर आपको अपनी तैयारी के लिए एक जरिया जरूर ढूंढ लेना चाहिए कि हाँ जी, मुझे इस चीज से अपनी तैयारी को करना है। ठीक है, जो भी हो जरिया, वो चाहे किताब हो, कोई चैनल हो, कोई टीचर हो, कोई कोर्स हो, तो उसको फाइंड कर लीजिए। ठीक है, क्या क्या चीजें बताई मैंने, सारी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी कर ली, सिलेबस को एनालाइज कर लिया, देन मैंने अपने सोर्सेज को फाइंड कर लिया कि हाँ मुझे यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, इस चीज को मुझे पढ़ना है और यहाँ से पढ़ना है। और इसके बाद अब आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आगे आने वाले 6 महीने हैं अगर मेरे पास, तो 6 महीने में मुझे कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है, ताकि मैं अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाऊं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है डीएसएसबी के एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग है, टाइम कम है, और इतना सारा जो प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर में टाइम को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार बच्चों को बहुत सारी चीजें आ भी रही होती हैं, बट फिर भी वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और उनका एग्जाम छूट जाता है। तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि हाँ आगे जो 6 महीने होंगे मेरे पास, उसमें मैं पार्ट बी की तैयारी इस चैनल से या इस टीचर से इस तरीके से करूंगा। दिन में 2 घंटे पढ़ूंगा या 1 घंटे पढ़ूंगा, जो भी आपका शेड्यूल हो, वो आपको एक शेड्यूल तैयार करना है। और जो भी सब्जेक्ट है, भाई मुझे डेली मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, डेली इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, डेली हिंदी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें मेरी वीक है, यहाँ पर मुझे ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो एक प्लान होना चाहिए आपके पास कि हाँ मुझे डेली 5 से 6 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे पढ़ना है, जो भी आपका एक प्लान हो, वो प्लान आपका रेडी होना चाहिए, और उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको उसको अप्लाई भी करना है।
क्योंकि एक जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको एक दिन मुश्किल लगेगा वो प्लान, दूसरे दिन मुश्किल लगेगा, बट तीसरे दिन वही चीज आपकी हैबिट बन जाएगी, वो चीज आपको और ज्यादा आसान लगने लगेगी। तो इसलिए जो भी अपना एक प्लान बनाना है और उस प्लान को आपको अप्लाई करने की कोशिश करनी है, और उस जो भी मतलब उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी को करना है, ठीक है। और इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट सबसे बोनस पॉइंट है वो ये है कि डीएसएसबी एग्जाम हो चाहे केवीएस एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम्स के लिए आपको पीवाईक्यूज को, बिल्कुल भी पीवाईक्यूज का हाथ नहीं छोड़ना। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सेट्स आपको जरूर लगाने हैं, वो सेट आपको उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। तो ये एक जर्नल अप्रोच होनी चाहिए आपको एक एग्जाम को स्टार्ट करने की। एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ सारे पॉइंट्स। सबसे पहले आप जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, जैसे आपने डीएसएसपी एग्जाम के बारे में सोचा कि यार मैं शुरू कहाँ से करूँ, तो सबसे पहले क्या आपको सारी चीजें उस एग्जाम के बारे में क्लियर है, क्या आप उस एग्जाम के पूरे प्रोसेस से अवेयर हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली चीज, क्या आप उस पूरे प्रोसेस से अवेयर हैं। दूसरा, क्या आपके पास वो सिलेबस है, क्या आपने उस सिलेबस को पूरे एनालाइज कर लिया है, ठीक है। पूरा एनालाइज करने के बाद क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाएंगी। देन आपको अपने सोर्सेज को फाइंड करना है कि और उसको फाइनल करके रख लेना है एक साइड में कि हाँ जी अब मुझे इन्हीं सोर्सेज से पढ़ना है डेली, ठीक है। और चौथी चीज आती है कि अपने टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए एक प्लान मैनर में, ठीक है। ये सिर्फ 4 चीजें मैंने बताई हैं, 4 स्टेप्स। ये 4 स्टेप्स आपको बिल्कुल फॉलो करने हैं और इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपका एग्जाम जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा, अगर आपने इनको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया, ठीक है। और एक लास्ट जो बोनस स्टेप है वो आपके पास ये है कि आपको पीवाईक्यूज का दामन नहीं छोड़ना है। पीवाईक्यूज को आपको डेली बेसिस पे, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पीवाईक्यूज को आपको एनालाइज करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जब पार्ट बी का सिलेबस ही आपके पास नहीं है तो आप उसको कैसे पता करेंगे कि पार्ट बी में क्या चीजें आ रही हैं। तो वो ये एक ही जरिया है कि पीवाईक्यूज को आप अच्छे से एनालाइज करें, तो वहां से आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। और इसके साथ साथ मैंने अभी आपको बताया कि हम आगे आने वाले दिनों में पेडागोजी मास्टर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर एक एक टॉपिक को डिटेल में कितना पढ़ना चाहिए, बिल्कुल डिटेल में पेडागोजी, वो आपको हर टीचिंग एग्जाम में हेल्प करेगी। तो वो चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस ये चीजें थी, एक जर्नल अप्रोच क्या होनी चाहिए मैं आपको क्लियर करना चाहता था। होप कि आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ रास्ता आपको क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ये जो पीपीटी है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, और इसके साथ साथ जितनी पीपीटीज हैं, जितनी सारी चीजें हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है, वो सब मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ टाइम टू टाइम। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट वाली चीज है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।